अब देखेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना, जो कि एमसीक्यू कहलाएंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन जो कि लास्ट के 20 ईयर में गेट और ईएससी में पूछे गए, ठीक है ना, और वो भी चैप्टर वाइज करेंगे। हमारे पास में चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पूरा बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है, फार्मूला डेरिवेशन है, सारे फार्मूला डेरिवेशन और इसके प्रूफ्स वगैरह कर चुके हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ठीक है ना। और यदि आपको पहले, आपको ये स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि यदि मान लिया जाए कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन या इससे रिलेटेड आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहले एमसीक्यू देखने से पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हैं। और वो कैसे कवर करना है आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसमें लिंक दी हुई है आपको ऐप की, टी-स्टेक ऐप है। आप उसको इंस्टॉल करेंगे, आप देखेंगे कि उसमें एक चैप्टर दिखाई देगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। उस चैप्टर में भी कई सारे सब चैप्टर हैं, उसके सारे अगर बेसिक, यदि मान लिया जाए कि आपने ग्रेजुएशन कर चुके हैं और ये सारा कोर्स गेट में जो कोर्स पूछा जा रहा है या ईएससी में कोर्स पूछा जा रहा है वो आपने कवर भी पहले पढ़ चुके हैं ये, लेकिन हो सकता है कि भूल गए हो, ठीक है। तो आप इसका केवल बेसिक वाले भी अगर पार्ट देख लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, तो भी आप 100% इसके क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मैं आपको ये बता दूं क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले कि आपको फुल बेसिक कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। क्या आपको ऐप में, ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर 100% बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। हर एक फार्मूले का डेरिवेशन मिलेगा, फार्मूले का डेरिवेशन रहेगा और डेरिवेशन के साथ ही साथ में न्यूमेरिकल रहेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल रहेंगे। और न्यूमेरिकल के बाद में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। आप यदि सपोज करें कि आपने ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो इतना तो हमारे पास में टाइम नहीं है कि भाई अब हम डेरिवेशन करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल को लगा के देखेंगे। तो कम से कम ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर आप कवर कर लेना तो गारंटी दे रहा हूं मैं आपको कि इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है आप बड़े आसानी से फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर तो फिर हम यहाँ पर इतना पूरा चैप्टर, तो एक क्वेश्चन के लिए पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है इस बात को हम यहाँ पर देखेंगे, न कि पूरा चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन कहने के लिए एक चैप्टर दिखाई दे रहा, लेकिन वास्तव में ये एक चैप्टर नहीं है, ये कई सारे चैप्टरों से मिलकर एक बड़ा चैप्टर बना है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि इसमें चैप्टरों में कुछ नाम, इसके थोड़ा सा ये नाम लिख दूं मैं तो नाम से काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगी जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है हमने, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी अलग अलग टाइप की होती है। कैसी होती है भाई? पहले तो थोड़ा सा ये समझ ले कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोला किसको जाता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा वो क्या रहेगा? ओनली वन रहेगा। और वन डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। ये बात समझ में आई? जब भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपके पास में वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, तब क्या बोला जाता है? उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। सेम ऐसे ही वन डिपेंडेंट वेरिएबल और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर ऐसा रहता है तो उसको पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। क्लियर? कई बार तो क्या है, हमें यही कंफ्यूजन होता है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन कभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते, कभी फर्स्ट ऑर्डर बोलते, कभी हायर ऑर्डर बोलते, कभी पार्शियल लगा दिया जाता, कभी लीनियर लगाया जाता, कभी लीनियर को हटा दिया जाता है। तो इसकी मीनिंग क्या है? ठीक है, तो एक शार्ट में हम यहाँ पर पहले चैप्टरों के नाम लिख रहे हैं कि आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाले उसमें क्या क्या किस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। देखना, ध्यान देना इधर।
इसमें आपके पास में चैप्टर रहेंगे, पहला तो फर्स्ट आर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। बात समझ में आई? फर्स्ट आर्डर एंड फर्स्ट डिग्री यहाँ पर रहेगा। इसी में डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक चैप्टर मिलेगा, फर्स्ट आर्डर एंड हायर डिग्री। इसी में मिलेगा हायर आर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन तो लगेगा साथ में, ठीक है। हायर आर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसी में आपको मिलेगा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी में मिलेगा आपको साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो इस प्रकार से कुछ चैप्टर है। इसी में आपको मिलेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। और यहाँ पर जो था हायर आर्डर फर्स्ट डिग्री में विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट था, ठीक। इनमें ये सारे चैप्टरों में क्या चेंज है तो आपको भी याद आ जाएगा जब हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसको समझेंगे। ऐसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरली सेकंड आर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था हमने, उसमें विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट और विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, तो दो टाइप की इक्वेशन इसमें भी पढ़ी है हमने, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट आर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में पहली बात तो सबसे पहले जब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होता है तब आपको आर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये बातें मालूम होना चाहिए। और नहीं मालूम तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक मिलेगी, उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे आपको पूरा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ पर देखेंगे तो आप यदि ग्रेजुएशन, फिर आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन यदि आप कर चुके हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर वीडियो का आप बेसिक आप देख लीजिए, उस बेसिक के बेस पर इसके सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन नहीं किया है तो फिर आपको पूरे न्यूमेरिकल भी देखना होगा, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए हमारी। अभी यहाँ पर देखना फर्स्ट आर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में कौन सी है फर्स्ट आर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ी होगी आपने, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी, एग्जैक्ट इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है, बर्नौली पढ़ा होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा। ये सारे क्या है इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फर्स्ट आर्डर एंड हायर डिग्री, इसमें क्या क्या पढ़ा था? सॉल्वेबल फॉर एक्स, पी और वाई, और क्लेरॉट इक्वेशन। तो क्लेरॉट इक्वेशन और सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई एंड सॉल्वेबल फॉर पी, तो ये तीनों के लिए ये जो चार मेथड पढ़ी थी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी थी उसको, ठीक है। हायर आर्डर एंड फर्स्ट डिग्री विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, आपने इसमें देखा होगा कि CF और PI कैसे निकाला जाता है, CF और PI कैसे निकाला जाता है, और दोनों का जो सम रहेगा वो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने देखा होगा कि 2 टाइम डिफरेंशिएशन तो डबल आर्डर है ना, 3 टाइम डिफरेंशिएशन तो थर्ड आर्डर, ठीक है, प्लस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट 2 और प्लस डैश 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 कंटिन्यू, ठीक है ना। तो ये क्या होता था? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। ऐसे साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल में आपने देखा होगा कि 2 डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती थी हमें, और इसके आंसर भी 2 हुआ करते थे, ठीक है ना, एक एक्स में और एक वाई, एक एक्स इज इक्वल टू और एक वाई इज इक्वल टू। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, जब वेरिएबल कोफिशिएंट रहेगा तो ये सेकंड आर्डर में पूछा जाता है, ठीक है। और ऐसे ही पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 2 मेथड है, ठीक है, 2 सब चैप्टर है इसके, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट और विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, और सेकंड आर्डर ये पूछा जाता है। क्लियर? तो इतने चैप्टर से रिलेटेड हम यहाँ पर MCQ करने वाले हैं। फिर आपको एक शार्ट में बता दूं कि यदि आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आपको पूरा चैप्टर मिलेगा, उसका आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आप कोशिश कर सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें कैसे कैसे यहाँ पर मिल रहा है, और उसको यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देना, इधर देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में दी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इधर कर रहा हूं मैं डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज, इसका सॉल्यूशन क्या होगा?
फर्स्ट आर्डर है, कितने बार डिफरेंशिएशन किया, केवल एक बार, फर्स्ट आर्डर, और इसकी पावर भी 1 है, मतलब डिग्री भी कितनी है इसकी, फर्स्ट है। आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। वेरिएबल को अगर सेपरेट किया जाए तो 1 बाय वाई स्क्वायर और dy इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, एक्स के साइड में पूरा एक्स और वाई के साइड में वाई। देखिएगा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में पूरा एक से दिखाई दे, वाई दिखाई दे रहा, दूसरे साइड में एक से दिखाई दे रहा। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर -2 हो गया ना, dy हुआ कि नहीं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, इंटीग्रेशन करने में इसकी पावर 1 ऐड हो जाती है, तो y की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो कितना हो जाएगा, -2 + 1 मतलब -1 डिवाइडेड बाय वाई क्यूब माइनस वाई, है ना, और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -x और -c क्यों, जब भी आप इंटीग्रेशन करते तो एक नया कांस्टेंट मिलता है। आप इसको कांस्टेंट को या तो पॉजिटिव लो, चाहे नेगेटिव लो, चाहे लाग में लो, चाहे एक्सपोनेंशियल में लो, या जैसी इधर सिचुएशन बनती है वेरिएबल में उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सी को ले लेते हैं। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + c, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x + c, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना टाइम लगता नहीं है, हम तो यहाँ पर समझ भी रहे, सारी बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा दिखाई दे रहा, फर्स्ट, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x + c, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया भी था 2003 में, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, गेट में, मैकेनिकल में। ब्रांच पर आप ध्यान मत दीजिए, हमारे सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे किसी भी ब्रांच में पूछा जाए, है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। के क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। गिवन दैट x डबल डैश प्लस 3x इज इक्वल टू 0, ये x डबल डैश है, ठीक है ना, x डबल डैश मतलब डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, और x 0 इज इक्वल टू 1 और x डैश 0 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज x1, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता, d2x बाय dt2 और प्लस 3x और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ध्यान देना, इधर क्या लिखा है, x डबल डैश लिखा है और प्लस 3x लिखा है इज इक्वल टू 0। याद रखना कि ये जो लिखा है ना, ये वाला x डबल डैश, इसका मतलब x डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। बस यही बातें आपको खास करके ध्यान देना, देखना, ध्यान देना इधर। भाई हमें ऐसी हैबिट है ना, हमें ऐसा लगता है कि ये जो हमेशा y का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया जाता है, ऐसा नहीं ना। x डबल डैश लिखा है, इसका मतलब x डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, तो फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन रहेगा, नहीं मालूम। क्वेश्चन में कहीं पर बोला ही नहीं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, लेकिन कोई ना कोई तो होगा, ठीक है, कोई ना कोई होगा, तो मैंने मान लिया है क्या, t है, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन, ध्यान देना इधर, ये क्वेश्चन काय का है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया, मतलब फर्स्ट आर्डर का तो है नहीं, कितने आर्डर है, 2 आर्डर है, मतलब हायर आर्डर है, हायर आर्डर है, इसका मतलब क्या हो गया, CFPI वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बस यही तो बातें मेन होती है कि क्वेश्चन को पहचानना कि किस पैटर्न का क्वेश्चन है ये। हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड 0 है, इसका मतलब CF ही कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा इसका। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा m² + 3 इज इक्वल टू 0। 2 बार डिफरेंशिएशन है इसलिए m², एक बार डिफरेंशिएशन को m लिखा जाता है, और x है इसलिए 0 टाइम डिफरेंशिएशन तो इसको नहीं लिखा जाता ऑक्सिलरी इक्वेशन में। और आप देखेंगे कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-√3 आयोटा, सही है क्या। याद रखना कि जब भी बीच में प्लस रहेगा तो इमेजिनरी रूट आएगी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू C1 कास √3 x नहीं t, कौन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, प्लस C2 साइन √3t। मैं यहाँ पर रूल भी लिख देता हूँ, जब भी क्या होता है कि m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा होता है, ठीक है, तो CF इज इक्वल टू क्या होता है, e⁻⁴ अल्फा x, और ये हो जाएगा C1 कास बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। देखिए रूल भी लिख दिया मैंने यहाँ पर, अल्फा मतलब रियल पार्ट और आयोटा लिखा है इसके साथ इमेजिनरी पार्ट। जो रियल पार्ट रहेगा उसको e की पावर में लिखना है। यहाँ पर रियल पार्ट आया कि आपके पास नहीं, तो e की पावर 0x,
लिखने की जरूरत नहीं है। e⁻0x मतलब 1। जो बीटा है ना इसको यहाँ पर कास में भी और साइन में भी लिखना है, ऐसे ही लिखा ना हमने, √3 लिख दिया। अब जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। यदि राइट हैंड साइड 0 होता है तो आपको CF लिखने की जरूरत नहीं होती है, वही कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, हाँ अब क्या दिया हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है आपके पास में, क्या x0 = 1। इसका मतलब ये होता है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना ये वाला, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब t की वैल्यू रखना है आपको, और जो x = 1 है इसका मतलब 1 यहाँ रखना है। तो ये 1 = क्या हो जाएगा, C1 cos 0 + C2 sin 0। और आप देखेंगे कि ये तो 0 हो गया, cos 0 कितना होगा, 1 होगा, तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। C1 की वैल्यू 1 आ गई। अब सेकेंड कंडीशन रखने के लिए आपको क्या करना होगा, x' 0 बोला है ना, इसका मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। और इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, तो x' = क्या हो जाएगा, -C1 sin √3t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और या तो ऐसा लिखता हूँ मैं, -√3 C1 sin √3t प्लस C2 साइन का क्या हो जाएगा, √3 सामने आ जाएगा, तो √3 cos √3t। ठीक, इतना आ गया। आपको क्या बोला है सेकंड कंडीशन, x' 0 = 0। कहने का मतलब x' की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी जब ब्रैकेट के अंदर कौन है, t है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो t की वैल्यू याद रखना कि ये जो ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है, और जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है ना वो इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर भी ऐसे ही ना, x की वैल्यू 1 है और जो 0 है वो इंडिपेंडेंट मतलब t की वैल्यू है। ठीक है, x' की वैल्यू क्या रखना है, हमें 0 रखना है, और t की वैल्यू क्या रखना है, वो भी 0 रखना है। तो t की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो साइन 0 क्या हो गया, 0 हो गया, पूरा 0 कर दिया। क्या बचेगा हमारे पास में, √3 C2 और cos √3 × 0। तो cos 0 कितना होगा, 1 होगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो C2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, C2 की वैल्यू 0 आ गई। बात समझ में आई, C2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब C2 की वैल्यू 0 आई है तो आपके पास में फाइनल वैल्यू कितनी है, देखिए x = C1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो cos √3t, केवल इतना आ गया। और C2 की वैल्यू 0 है, तो ये तो खत्म ही हो गया। क्लियर, फिर से और एक बार शॉर्ट में, हमने इसकी वैल्यू रखी तो C1 की वैल्यू आई, और जब ये रखा तो यहाँ पर C2 की वैल्यू 0 आ गई। C1 और C2 की वैल्यू हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में, तो हमारे पास में ये इक्वेशन बन गई। अब लास्ट में क्या बोला है, देखिए आप, x की वैल्यू क्या होगी जब ब्रैकेट के अंदर कौन है, 1 है, जब t की वैल्यू 1 होगी। देखिए cos √3 और t की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब आपको ये देखना है कि cos √3 की वैल्यू क्या होती है। तो आपके पास में कैलकुलेटर तो अलाउ होता ही है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेते हैं। cos और 3 की पावर 1/2 है ना, या cos √3 = क्या होगा, cos √3 = क्या होगा, तो ये अप्रॉक्स लगभग क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ये अप्रॉक्स। ठीक है, तो 1 के इक्वल कौन सा है भाई, ये माइनस है तो ये तो होगा नहीं, ये तो माइनस है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो 0.1 है, ये है 0.99 है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और 1 मार्क्स के लिए आया था पिछला क्वेश्चन। अभी आप देख रहे होगे कि ये पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा काफी लेंथी क्वेश्चन था ना, ये 1 मार्क्स के लिए, पिछला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया। तो वो डिपेंड नहीं करता ये कि भाई ये लेंदी है तो ज़्यादा मार्क्स के लिए आ गया या कम मार्क्स के लिए आ गया। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, चाहे 1 के लिए आए चाहे 2 के लिए आए, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन बनेगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री की बात की है। देखिए ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक। ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, ऑर्डर का मतलब कितने बार डिफरेंशिएशन किया है, हाईएस्ट टाइम
कितने बार डिफरेंशिएशन किया, और डिग्री का मतलब होता है कि उसकी पावर कितनी है, पावर कितनी है, जिसकी हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन रहेगा उस टर्म की पावर कितनी है ये देखा जाता है। ये देखने से पहले आपको ये बता दूं कि इस इक्वेशन में कहीं पर भी रेडिकल साइन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। रेडिकल साइन नहीं रहना चाहिए मतलब डेरिवेटिव की जो पावर है, डेरिवेटिव की पावर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब इसकी पावर 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इनकी y की पावर, dy बाय dx की पावर, d2y बाय dx2 की पावर, इनकी पावर क्या हो सकती है, ऐसी हो सकती है जैसा कि पॉलिनोमियल में होती है ना पावर। बस इस बात का खास करके ध्यान रखना है। रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, मतलब पावर 1/2, पावर 1/3 ये नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शनल में भी पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ऐसा तो कहीं पर है नहीं, पावर यहाँ पर 2, 3, 2, अगर अंडर रूट में रहता तो पहले उसको हटाया जाता है, फिर उसके बाद डिग्री और आर्डर चेक किया जाता है। हाँ, क्या बोला है, सब इस पूरे इक्वेशन में आप सबसे पहला काम यही देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया है, या 0 टाइम, या 1 टाइम, या 2 टाइम। तो ज़्यादा बार यहाँ पर किया है, 2 टाइम किया है, तो 2 क्या हो जाएगा, इसका आर्डर हो जाएगा। आर्डर क्या होगा, इसका 2 होगा। कहा गया भाई आर्डर 2, तो ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और जिसकी हाईएस्ट आर्डर है उसकी पावर देखिए आप, तो पावर कितनी है, 2 है, तो आर्डर भी 2 होगा और डिग्री भी 2 होगी। करेक्ट आंसर ये होगा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो रहे हैं। हमें एक क्वेश्चन पूछा है, लेकिन उस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि आर्डर और डिग्री क्या होती है, ये भी बात हमने यहाँ पर समझ ली। फिर से और एक बार, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे आपको सबसे पहले इनकी जो पावर है ना, पावर को नॉन नेगेटिव इंटीजर बनाइए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब सपोज करें कि इसकी पूरे की पावर और 1/3 होता, तो पहला काम तो ये जो है ना पावर फ्रैक्शन में, इसको हटाना है। कहने का मतलब दोनों इधर हम क्या करेंगे, पावर 3 कर देंगे ताकि ये फ्रैक्शनल पावर हट जाए, ऐसा किया जाता है, ठीक है। ये सारा हटने के बाद आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किस टर्म में है। यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन है। बाकी सबको भूल जाओ, बस इसी पर कंसंट्रेट करना है अब आपको, ठीक है। इसी को क्या करना है, इसी को कंसंट्रेट करना है। क्या करेंगे, कितने बार डिफरेंशिएशन किया, 2 बार, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा। और कितनी पावर है, 2 है, तो 2 क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। देखिए ये भी 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आर्डर हमें यहाँ पर फाइंड करना है। क्या होगा, ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ पर किया है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर 0 टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या बोला मैंने, सबसे पहला काम हाईएस्ट डिफरेंशिएशन वाली या हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली आपको टर्म देखना है। ये तो बेकार है हमारे लिए, ठीक है, ये भी बेकार है क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएशन किया। सबसे काम की बात ये है क्योंकि ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन यहीं पर हुआ है, तो आर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या पूछा है हमसे इससे, दी आर्डर ऑफ दी डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट आर्डर कितना है, 2 है, 2। करेक्ट आंसर कौन होगा, यहाँ पर बी होगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट y डबल डैश, ध्यान देना इधर, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। व्हाट इज y इज इक्वल टू 0.5, जो सेकंड क्वेश्चन किया था सेम उसी के जैसा क्वेश्चन। देखिए y डबल डैश इसकी ऑक्सिलरी हाईएस्ट हायर ऑर्डर है ना, 2 बार डिफरेंशिएशन। फिर आपको मैं बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे मेन काम होता है कि आपको क्वेश्चन को पहचानना। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारी है, ठीक है, क्वेश्चन को पहचानना कि ये कौन का क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर है, एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया है, CF/PI वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हायर ऑर्डर फर्स्ट डिग्री अगर रहेगा तो CF और PI, राइट हैंड साइड 0 है तो केवल CF में ही आपका काम होगा, PI निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। PI 0 होता है इसका, राइट हैंड साइड 0 तो PI 0। कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI। जब राइट हैंड साइड 0 होता है तो PI क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो y इज इक्वल टू CF ही होता है। ध्यान देना इधर, पहली बात तो यहाँ पर ये है कि हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो m² प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
2 बार डिफरेंशिएशन को m स्क्वायर लिखा जाता, 1 बार डिफरेंशिएशन को m लिखा जाता, 0 टाइम डिफरेंशिएशन को कुछ नहीं लिखा जाता, मतलब इनके कोफिशिएंट को लिखते हुए ऐसी बना दी हमने। इसको लिखा जा सकता है m+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, इसके अगर फैक्टर निकाले जाए तो m इज इक्वल टू -1 सही है क्या? दो रूट आए इसके। y इज इक्वल टू इसका जो सॉल्यूशन होगा c1 प्लस c2x और e रेस टू दी पावर -x। अब कैसे आया? तो रूल है। ठीक है, क्या रूल है? तो बार बार वही बात आएगी कि भाई आपका कॉन्सेप्ट पहले तो क्लियर रहे। ठीक है, सारे रूल मालूम होना चाहिए। यहाँ पर रूल पर बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं कर सकते, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बढ़ पाएगा आगे। ठीक है ना, देखिए यदि मान लिया जाए कि m की वैल्यू अल्फा बीटा अगर आती है या गामा आती है तो CF इज इक्वल टू क्या होता है? C1 e रेस टू दी पावर अल्फा x प्लस C2 e रेस टू दी पावर बीटा x प्लस C3 e रेस टू दी पावर गामा x। देखिए रूट कैसे है? डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है और डिस्टिंक्ट है और रियल है। तो उस केस में C1 C2 C3 और e की पावर में सारे रूट्स को रख दिया जाता है। और m इज इक्वल टू मान लिया जाए अल्फा अल्फा अल्फा, इस टाइप से आता है। कैसे? रूट कैसे है? एक तो रियल है और इक्वल है। तो इस केस में CF क्या होता है? C1 प्लस C2 x प्लस C3 x स्क्वायर और e रेस टू दी पावर अल्फा x। तो ये रूल मालूम होना चाहिए भाई। ठीक है, एक जैसे तो C1 फिर x की पावर बढ़ाते जाओ। अगर मान लिया जाए और एक अल्फा होता तो C4 x की पावर 3, x की पावर बढ़ती जाती है। ठीक है, और ऐसा कंटिन्यू, और e की पावर में अल्फा आ जाएगा। ऐसा बनाया ना, वही रूल बनाया ना मैंने। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हम। y0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? ये जो y इज इक्वल टू कितना है? 0 है। कब? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 0 है। कहने का मतलब y0 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी है? 0 है। याद रखना, उधर वाली जो वैल्यू होती है इसकी होती है, और जो ब्रैकेट में लिखा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसके रिस्पेक्ट इसने डिफरेंशिएशन किया है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने x कंसीडर किया है। x की वैल्यू 0 तब y की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये अपना फाइनल आंसर था। हाँ देखिए 0 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू 0 और e रेस टू दी पावर 0। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? C1 इज इक्वल टू 0। C1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। सेकेंड क्या बोला है? y0 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड क्या बोला है? y1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी जब x की वैल्यू 1 होगी। तो y की वैल्यू 0 होगी, इसी में रख रहा हूँ मैं। हाँ, इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और x की वैल्यू कितनी है? 1 है, इंटू 1 और e रेस टू दी पावर क्या आ जाएगा? -1। ये बात समझ में आई? देखिए हमने क्या किया, y के जगह 0 रखा, जब x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, रख दी हमने 1। और e रेस टू दी पावर -1 अगर नीचे जाएगा तो 0 के अपन में 0 हो जाएगा। कहने का मतलब C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर आप C1 की वैल्यू 0 रखते हैं तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, C1 और C2 की वैल्यू 0, इसका मतलब यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में? 0 आ गया ना। C1 की वैल्यू 0 और C2 की वैल्यू 0। अब क्या बोला है? y 0.5, y 0.5। कहने का मतलब जहाँ जहाँ t है इसमें वहाँ पर 0.5 रखिए, तो है ही नहीं ना t, तो 0। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0 होगा। ये बात समझ में आई? फिर से और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई हमने। देखिए इतना टाइम लगता नहीं है, हम क्या स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहे हैं, जिससे हम समझ भी पाए अच्छे से। लेकिन जब हम अपने लिए करते हैं तो फिर फटाफट बनेगा ना क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए m स्क्वायर 2m प्लस 1 और इज इक्वल टू 0, m प्लस 1 का होल स्क्वायर ये लगा दिया, m की वैल्यू इतनी आ गई, तो CF इतना आ गया। इसका CF मतलब वही कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। ये फर्स्ट कंडीशन दी है कि x की वैल्यू 0 होगी जब y की वैल्यू 0 है। देखिए दोनों वैल्यू 0 रखी हमने, तो इतना आ गया C1 की वैल्यू। अगेन बोला है कि y की वैल्यू 0 होगी जब x की वैल्यू 1 होगी। x की वैल्यू 1 रखी हमने, तो y की वैल्यू 0, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0, तो C2 की वैल्यू 0 आ गई। ओवरऑल अगर देखा जाए कि इसमें अगर C1 और C2 की वैल्यू रखी जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। जब राइट हैंड साइड 0 तो y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर चाहे कोई भी वैल्यू रखे तो 0 ही तो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अरे छोटे, आज तो तू पढ़ाई कर रहा है। हाँ यार, एग्जाम आ गए मेरे। अच्छा, तो तू ये बता, मंकी को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे ये तो बहुत सिंपल है, बंदर। अबे तूने किताब में से देखकर बताया। नहीं बड़े, मैंने तो तुझको देख के बताया है। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। दी होमोजीनियस पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है, हेज रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ, देखना इसमें क्या बोला है, इसका पी क्यू आर आर कॉन्स्टेंट हेज ए रियल डिस्टिंक्ट रूट। देखना, ध्यान देना, इधर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, d2y लिख देता हूं मैं इधर फिर से ताकि बात क्लियर रहे। dy बाय डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, आर दिया हुआ है। पी क्यू आर क्या है, ये सब कांस्टेंट है। इसकी अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू और इज इक्वल टू 0। और इसके रूट्स के लिए अगर हम सॉल्व करें तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस बी का मतलब क्या है, आपके पास में पी है ना, माइनस बी मतलब पी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला लगा रहा हूं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू q है, और डिवाइडेड बाय 2a, ऐसा है। रूट्स कैसे होना चाहिए, रियल होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें मालूम है तरीका कि इस रूट के अंदर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। जब रूट के अंदर पॉजिटिव आता है तब क्या होता है, रूट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, क्योंकि प्लस माइनस है ना, डिस्टिंक्ट हो गए और रियल हो गए कब, जब ये पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब पी स्क्वायर माइनस 4q की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? आप थोड़ा सा ऐसा सोचिए कि अंडर रूट के अंदर अगर मान लिया या नेगेटिव आ जाता है, तो रूट के अंदर जब नेगेटिव आता है तो क्या होगा, आयोटा लग जाएगा। आयोटा लगेगा तो रियल होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर ये 0 हो जाए तो ये अगर 0 हो जाए, ये अगर मान लिया जाए 0 हो जाए तो माइनस पी डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल रूट हो जाएंगे। तो यहां पर बोला है कि रियल भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, अलग अलग भी होना चाहिए, रियल भी होना चाहिए। तो उसके लिए ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ऑप्शन कहां पर है, पी स्क्वायर माइनस 4q इज ग्रेटर देन 0। करेक्ट आंसर इसका ये होगा। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट पर चल रहे क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी बड़े सिंपल है, लेकिन तब जब हमें इसके रूल मालूम है, ठीक है। तो रूल का मालूम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अभी मैं आपको बता दूं कि अगर रूल नहीं मालूम तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद में आप देखेंगे फटाफट फटाफट क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, और क्वेश्चन बनाना है तो टाइम तो देना ही है हमें, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन टू लीनियर फ्रॉम दी सब्सटीट्यूशन v इज इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन दी हुई है, विल बी क्या होगी ट्रांसफॉर्म करने के बाद। थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए कि dy बाय डी टी प्लस पी टी, ठीक है, y इज इक्वल टू क्यू और t। आपको ये बता दूं कि होता क्या है, अच्छा ये y रेस टू दी पावर n भी है, y रेस टू दी पावर n भी है, ठीक है। जब गेट और इसके क्वेश्चन आते हैं ना, तो कई बार तो क्या होता है, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन दी जाती है, लेकिन वेरिएबलों में कई बार ऐसे उलझा देते ना, तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो बहुत टेढ़ा काम है, और हमें इस टाइप की कभी हमें इस सिचुएशन देखने को नहीं मिली। बड़ा सिंपल सा काम है कि यहाँ y है तो यहाँ पर y है, यहाँ y है तो यहाँ पर y है, यहाँ पर t है तो आपको यही तो बोला है ना कि ये t का फंक्शन है, देखिए ना, और राइट हैंड साइड में t का फंक्शन है। हमें ऐसा देखने की हैबिट है इसको, देखिए dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू और y रेस टू दी पावर n, ऐसा देखने की हैबिट है इसकी। p और q क्या होता है, x का फंक्शन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन। तो यहां पर भी तो यही बोला है ना, पी टी क्यू टी, t का फंक्शन है, यही बोला है। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको हैबिट रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या बोलना चाह रहे हैं। सिंपल काम है कि यहाँ पर t के फंक्शन है, ये बोलना चाह रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। हमें मालूम है कि जब इस फॉर्म में होता है तो ये बर्नौलीस इक्वेशन होता है। क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए बर्नौली इक्वेशन से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ध्यान देना,
आपको ये बोला है कि v इज इक्वल टू वाई रेस टू द पावर 1 माइनस n, आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। सबसे पहला काम क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड में y की पावर होती है ना, इससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखिए क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय वाई रेस टू द पावर n और dy बाय dt प्लस y रेस टू दी पावर n से डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय y रेस टू दी पावर n माइनस 1 और pt, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, qt, q ऑफ फंक्शन ऑफ t, q ऑफ फंक्शन ऑफ t, ऐसा, ये p ऑफ फंक्शन ऑफ t, ऐसा बोलते हैं इसको कि p t का फंक्शन है, q t का फंक्शन है। ठीक है, फिर से और एक बार बिल्कुल सिंपल तरीके से हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जब भी आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है, जब भी ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है तो ये बर्नौली इक्वेशन होता है। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, और ऐसे केस में y रेस टू दी पावर n से क्या किया जाता है, इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर y रेस टू दी पावर n से डिवाइड। हमें क्या बोला है कि v इज इक्वल टू क्या सपोज करना है, y रेस टू दी पावर 1 माइनस n सपोज करना है। इसका अगर हम v का अगर t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, dv बाय dt। ध्यान देना, t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, इसकी पावर जाएगी सामने 1 माइनस n और y की पावर इसमें से और एक कम हो जाएगी, और एक कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस n बच जाएगा और dy बाय dt, dy बाय dt। ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई? फिर से और एक बार भाई, इसका डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट। क्यों t के रिस्पेक्ट? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, इसलिए t के ही रिस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि बेसिक क्लियर होना चाहिए, इतनी बातें समझ जाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बेसिक जिसका क्लियर है वो फटाफट कर रहा होगा, क्वेश्चन मेरे ख्याल से आंसर ही आ गया होगा उसका। ठीक है ना, अभी ध्यान देना, इसका पावर सामने गई, इसकी पावर 1 माइनस हो गई और dy बाय dt हो गया। क्यों? क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, इसलिए dy बाय dt लिखेंगे हम। जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया जाता है, सिंपल डिफरेंशिएशन भी कर दिया जाता है और dy बाय dt भी लिखा जाता है ऐसा। dy बाय dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय 1 माइनस n और y रेस टू दी पावर n भी नीचे जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय y रेस टू दी पावर माइनस n और dv बाय dt और इज इक्वल टू dy बाय dt। देखिए ये सारी वैल्यू हम इसमें रखते हैं, देखिए कैसे रखेंगे, क्या हो जाएगा, 1 बाय y रेस टू दी पावर n, 1 बाय y रेस टू दी पावर n, dy बाय dx की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 बाय y रेस टू दी पावर n तो पहले से था, और dy बाय dx की वैल्यू कितनी है, dy बाय dt की वैल्यू कितनी है, 1 बाय 1 माइनस n और 1 डिवाइडेड बाय y रेस टू दी पावर माइनस n और dv बाय dt। बात समझ में आई? dy बाय dt की मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी, प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय y रेस टू दी पावर n माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको v लिखा जा सकता है सिंपल, तो pt और इसको क्या है, v इज इक्वल टू qt। आगे बात समझ में, इसकी आप v इतने की वैल्यू ये नीचे लाएंगे तो ये ऐसे ही तो होगा, इतने की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 1 बाय इतने की वैल्यू क्या लिखेंगे, v लिखेंगे यहाँ पर। सही है ना भाई? इसी को अगर आप लिखते हैं, इसमें माइनस का अगर मल्टीप्लिकेशन किया है तो 1 बाय y रेस टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, ये v हो जाएगा, कहने का मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दिया हमने। अभी आप देखेंगे कि इससे तो ये कैंसिल हो गया ना, और 1 माइनस n का बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो dv बाय dt प्लस 1 माइनस n और pt और इंटू v इज इक्वल टू 1 माइनस n qt। इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। देखते हैं हम, ऐसा कुछ है क्या कहीं पर, ये दिखाई दे रहा? ठीक है, अभी यहाँ देखना, dv बाय dt भी है, बिल्कुल सही है, 1 माइनस n भी सही है और p v भी सही है और 1 माइनस n और qt भी सही है। ठीक है, t के फॉर्म में नहीं लिखा है यहाँ पर, ऐसा t के फॉर्म में नहीं लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, pt है ना, ऐसा ना भी लिखा कोई दिक्कत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि p और q जो है वो t का ही फंक्शन होता है। ठीक है ना, इनमें क्या चेंज है, यहाँ पर प्लस लग गया इसलिए गलत हो गया, और इसमें भी यहाँ पर प्लस लग गया, ये भी गड़बड़ है और ये भी गड़बड़ है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, ये होगा। क्लियर? देखिए बर्नौलीज अगर थ्योरम आपने पढ़ा है तो ये बड़े आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बात वहीं पर आ गई कि आपका बेसिक क्लियर है या नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए डी क्या हो जाएगा, एक्स टी डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक, प्लस 3 xt, ठीक, और इज इक्वल टू कितना है, 0 है। बड़े कन्फ्यूजन है भाई, ये ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाता है, इसी में हम बड़े परेशान होते हैं ना। तो इससे मैंने फिर बताया घबराने की जरूरत नहीं है। ये जब भी ब्रैकेट में लिखा जाता है इसका मतलब ये होता है कि x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। आप इसको अगर सिंपल तरीके से लिखेंगे ना तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 3x इज इक्वल टू 0। तो फिर ऐसा क्यों लिखा भाई? इसका भी तो मतलब यही है ना कि x डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो ऐसा लिखने में क्या दिक्कत है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको ऐसे इस लेवल के जब क्वेश्चन मिलते हैं तो भले क्वेश्चन सिंपल रहे लेकिन ऐसा उलझा दिया जाता है ऐसे ब्रैकेट में, ताकि बच्चा देख के उसको घबरा जाए। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको मैं उस साइड कर देता हूँ तो dx बाय, या तो यहीं पर कर देते, स्टेप बचा लेते हम। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -3x। वेरिएबल को सेपरेट करते तो x इज इक्वल टू -3 और dt। ऑन इंटीग्रेटिंग इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू -3t और प्लस log c लिख देता हूँ ना, कोई दिक्कत है क्या? मैंने बताया कि c जो है ना उसको आप log में लिखिए चाहे किसी में भी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ log आया है इसलिए मैंने log लिख दिया। क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल आएगा तो एक्सपोनेंशियल में लिख देंगे। पूरा क्वेश्चन माइनस में है तो इसको माइनस में लिख देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसको लिखना चाहिए। log c इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log x माइनस log c इज इक्वल टू -3t। तो log x डिवाइडेड बाय c, log m माइनस log n, log m माइनस या log n, log m बाय n इज इक्वल टू -3t। x डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेस टू दी पावर -3t, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c e रेस टू दी पावर -3t। ठीक है क्या कहीं पर ऐसा? एक्स टी इज इक्वल टू, ये तो गड़बड़ है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, सी के फॉर्म में भी नहीं दिया है। सी के फॉर्म में हाँ अभी यहाँ पर देखिए ना, एग्जैक्टली जरूर नहीं है यहाँ पर। ई रेस टू दी पावर -3t देख लीजिए आप, ई रेस टू दी पावर -3t यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है। ई रेस टू दी पावर -3t यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब इस केस में हम ये समझ बैठते कि सर हमारा ये क्वेश्चन गलत होगा, है ना, एग्जैक्टली आंसर नहीं मैच हो रहा। सी क्या है, सी क्या लगाया जाता है इंटीग्रेशन करते तो? सी का मतलब क्या है, क्या है? सी का मतलब कांस्टेंट है। ये 2 क्या है, कांस्टेंट ही तो है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? आपको अगर ऐसा दिया जाता कि ऐसे ही अगर 2 आंसर दिए जाते, एक आंसर दे दिया 2 ई रेस टू दी पावर -3t, और तीसरा आंसर दे दिया, दूसरा आंसर दे दिया कि 3 या 5 या 7, ऐसा कुछ भी दे दिया जाए, 7 ई रेस टू दी पावर -3t। अब कंफ्यूजन है, हमारा आंसर ऐसा आ रहा और ऐसे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो ऐसे 2 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये सी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ये मैच करेंगे कि भाई एक्सपोनेंशियल में कहाँ पर मैच हो रहा, कांस्टेंट को छोड़कर, तो ये यहाँ पर मैच हो रहा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डैश, देखिए एक्स डैश लगा हुआ है, ब्रैकेट में टी लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू -3xt। ठीक है, इतना दिया हुआ है। देखिए मैंने फिर बताया ये ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ठीक है, तो ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं होना है। ये इसका सिंपल सा काम ये है कि x जो है वो t का फंक्शन है, x t का फंक्शन है, ये बताने का मतलब है। कहने का मतलब dx बाय dt और इज इक्वल टू कितना है, -3x है। फर्स्ट ऑर्डर है, वेरिएबल सेपरेट हो सकता है, कर दीजिए। तो dx बाय x और इज इक्वल टू -3 dt। ऑन इंटीग्रेटिंग इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, इज इक्वल टू -3x हो जाएगा, और प्लस log c लिख दीजिए आप इसको, log c सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log x माइनस log c, तो x डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू -3x। आप देखेंगे कि log इधर से हटा दिया है तो x बाय c इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर -3x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा c ई रेस टू दी पावर -3x।
ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला है ये बात देखते हैं हम। ये क्या बोला है, x0 = x0। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू x0 होगी जब t की वैल्यू 0 होगी। रख दीजिए आप इसमें, x की वैल्यू x0 होगी जब t की वैल्यू 0 होगी। तो c e⁻0, तो c = क्या हो जाएगा, x0। c की वैल्यू इसमें रख दीजिए आप, तो x = क्या हो जाएगा, x0 e⁻3x। ये इसका आंसर मैच करिए आप, x0 e⁻3x, x0 e⁻3t गड़बड़ कर दिया, ये t है ना, ये सारा t है भाई, ये गड़बड़ है ना। ये यहाँ पर ध्यान देना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, t है, तो t का ही फंक्शन रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, t होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये होगा। x0 इसमें t ने लगाया, इसमें -1/3 आ गया पावर में, इसमें -1 आ गया। करेक्ट आंसर इसका ये है, ठीक है। तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए d2y/dx2, ठीक है, d2y/dx2 डबल टू नहीं हो, और प्लस y = 0। डबल आर्डर है, मतलब हायर आर्डर हुआ। इसका मतलब m² + 1 = 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m² + 1 = 0। तो CF = क्या होगा, या हम बोल सकते हैं कि m = क्या होगा, ± आयोटा होगा, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, y = C1 cos x + C2 sin x। ये वाला रूल, m = अल्फा ± आयोटा बीटा। तो ये हो जाता y = CF क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड 0 है ना, राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। जब राइट हैंड साइड 0 है तो PI 0 होगा, तो CF ही इसका आंसर होगा। ध्यान देना रूल क्या है, रूल ध्यान देना इधर, e⁻⁴x जो रियल रहेगा ना उसको ऐसा लिखा जाता है, फिर C1 cos βx + C2 sin βx। और एक बार बता चुका हूं मैं ये रूल, है ना, ये होता है। तो यहां पर आपके पास में अल्फा की जगह तो 0 है, तो e⁻⁴x C1 cos, अरे C1 और C2 क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, P और Q कांस्टेंट है, cos और sin, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। कोई जरूरी थोड़ी है कि C1 C2 ही लिखे, भाई कुछ भी लिखिए आप, कांस्टेंट तो है ना, PQ लिख दिया यहाँ पर, तो उससे कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, दी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 = 0 विथ बाउंड्री कंडीशन। इसके लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होनी चाहिए ये हम देखते हैं। वेयर c इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होना चाहिए भाई, बड़ा सिंपल सा काम है कि डबल डिफरेंशिएशन है ना, तो y में दो कांस्टेंट आएंगे C1 और C2, दो कांस्टेंट आना कंपलसरी है y = क्यों, क्योंकि दो बार इंटीग्रेशन करोगे कि नहीं आप। यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट नहीं लिखा है, यहाँ पर भी नहीं लिखा है, यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखा है और यहाँ पर दो कांस्टेंट लिखे हैं, इसका मतलब यही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, यही इसका आंसर होना चाहिए। फिर से और एक बार, इसका अगर एक बार इंटीग्रेशन करते तो क्या हो जाएगा, dy/dx = क्या हो जाएगा, C1, ठीक है, क्या हो जाएगा, C1 होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। जब भी इंटीग्रेशन करते तो एक नया कांस्टेंट आएगा कि नहीं। इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y = C1x, और फिर अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। देखिए ना, आया। तो ऐसा भी समझ सकते हैं या आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं तुरंत कि डबल डेरिवेटिव है तो उतने कांस्टेंट आएंगे, दो डिफरेंशिएशन दो कांस्टेंट, तीन डिफरेंशिएशन तीन कांस्टेंट, जितने डिफरेंशिएशन उतने कांस्टेंट, ठीक है, दो कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसकी आर्डर कितनी है और डिग्री कितनी है, आर्डर कितनी है और डिग्री कितनी है ये देखना है। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहां पर है, यहाँ तो 0 टाइम डिफरेंशिएशन, 1 टाइम डिफरेंशिएशन, 2 टाइम डिफरेंशिएशन, है ना। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहां पर है, यहाँ पर है। कितने बार, 2 बार। तो 2 क्या होगा, इसका आर्डर होगा, है क्या कहीं पर आर्डर, ये आर्डर 1 3 2, ये यहाँ पर 2 आर्डर होगा। बस हो गया काम, इतने में तो काम हो गया, बाकी कहीं पर लिखा ही नहीं है। चलिए ठीक है, डिग्री भी देख लेते हैं हम।
हाईएस्ट आर्डर रहेगा उसी की पावर देखना होता है। इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 डिग्री और आर्डर 2। देखिए इस क्वेश्चन की एक खासियत दिख रही है आपको। जनरली क्या होता है कि हमें हैबिट होती है आर्डर पहले लिखते हैं, पहले आर्डर निकाला जाता है, फिर उसके बाद में डिग्री निकाला जाता है। इसके सारे ऑप्शन में क्या किया, पहले डिग्री लिखा है फिर आर्डर लिखा है। तो काइकिल लिखा है ऐसा कि आप कितने अलर्ट हो भाई, सतर्क होना चाहिए कि लिखा क्या है, डिग्री आर्डर। हमें हैबिट होती है पहले आर्डर फिर डिग्री, ठीक है। तो जल्दबाजी में क्या होता है कि हमने निकाला 2 आर्डर और 1 डिग्री, ठीक है। हम देखते हैं कि 2 आर्डर और 1 डिग्री। देखिए 2 1, जैसे आपने यहाँ पर देखा, अच्छा क्या आर्डर है भाई इसका, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार है, तो 2 आर्डर और 1 डिग्री, तो 2 1 देख लिया यहाँ पर कि 2 1, और जल्दबाजी में इसका आंसर दे दिया, जो कि गलत है। ये भी पढ़ना भी है ना मैं, तो ये इस चक्कर में कई बच्चों से बनता भी है, लेकिन ऐसे मामले में क्वेश्चन कई बार गड़बड़ कर देते। तो प्रॉपर तरीके से उसको पहले पढ़ना है, कहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिस सॉल्यूशन, दिस और कंडीशन भी दी हुई है हमें। यहाँ पर π/4 होना चाहिए, π/4 है। इज द रेंज 0 to π/4 इज गिवन बाय, ठीक है। आपको x की वैल्यू एक दी हुई है कि 0 से π/4 x की वैल्यू है, तो उस केस में क्या होगा ये यहाँ पर बोला है, ठीक। देखते हैं हम सॉल्यूशन क्या होगा। ये ध्यान देना, इधर ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, m² + 2m + 17, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक। क्या किया जा सकता, तो m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² 4 - 4ac, तो 34 68 और डिवाइडेड बाय 2a, ये की वैल्यू 1, ठीक है। मैंने क्या किया, इसी की ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर बना दी, और रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। देखिए कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस √-64 और डिवाइडेड बाय 2a 2, और इज इक्वल टू आप देखेंगे कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस है तो आयोटा आएगा, और ये क्या हो जाएगा 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और इसको लिखा जा सकता -1 प्लस -4 आयोटा, इतना हो गया। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू e⁻1 माइनस x, ठीक है, और c1 cos 4x रूल मालूम होना चाहिए तब तो लिखेंगे, c2 sin 4x, ये हो गया। बीटा की जगह 4 है और अल्फा की जगह -1 है, तो e⁻, और ये हो गया। अब कंडीशन देखिए क्या बोली है। पहली कंडीशन तो बोला है कि y की वैल्यू 1 होगी जब x की वैल्यू 0 होगी। देखिए y की वैल्यू 1 होगी जब x की वैल्यू 0 होगी। अभी हमारे पास में सॉल्यूशन ये है, y की वैल्यू 1 होगी जब x की वैल्यू 0 होगी, तो e⁻0, तो c1 x की वैल्यू 0 मतलब c1 हो गया, और x की वैल्यू 0 मतलब sin 0 0 हो गया, तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये बात समझ में आई। y की वैल्यू 1 होगी जब x की वैल्यू 0 होगी, तो मैंने पूरे आंसर में x की वैल्यू 0 रखी है। 0 तो sin 0 0, या 0 तो cos 0 1, तो c1 आ गया, और e⁻0 मतलब इतना हो गया, 1 हो गया, तो इतना आ गया। सेकंड कंडीशन π/4 dy/dx, देखना इसका मैं dy/dx निकाल रहा हूँ, dy/dx इज इक्वल टू, ये दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन e⁻−x, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4c1 sin 4x प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4c2 cos 4x। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, क्या होगा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन e⁻−x, इसका ये फंक्शन जैसे कि वैसे c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x, ठीक है, इतना हो गया। अब आप देखेंगे कि dy/dx की वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, जब x की वैल्यू कितनी है, π/4 है, e⁻−π/4, ठीक है। sin π/4 का मतलब क्या हो गया,
साइन पाई बाय 4 मतलब साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और यहाँ क्या हो जाएगा, कास पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो -4c2, ठीक है, इतना हो गया। माइनस e रेज़ टू द पावर -π/2 4 है ना। यहाँ कास पाई कितना होगा, 1 होगा, -1 होगा, तो क्या हो जाएगा -c1 और ये तो 0 हो जाएगा, इतना आ गया, कहा इतना, ठीक है। मतलब इसको लिखा जा सकता 0 = e रेज़ टू द पावर -π/4, कॉमन निकल गया, तो ये -4c2 माइनस प्लस c1 इतना आ गया। c1 की वैल्यू अगर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c1 की वैल्यू अगर 1 रख दी जाए तो 0 = e रेज़ टू द पावर -π/4, और c1 की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये आएगा -4, ठीक है, -4c2 और +1, ठीक है। ये 0 के अपन में जाके 0 हो गया, तो c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, c2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4, c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, मतलब c1 की वैल्यू 1 आई और c2 की वैल्यू 1/4 आ गई। अब ऑप्शन देखते हैं ऐसा कहाँ पर ऑप्शन है। देखिए कहा गया भाई अपना ये वाला e रेज़ टू द पावर -x, इतनी माथापच्ची करने की हमें जरूरत भी नहीं थी, वैसे ये यहीं पर आपको डायरेक्ट मिल गया आंसर, ठीक है। देखिए c1 की वैल्यू 1 ही है, कास 4x प्लस c2 की वैल्यू क्या है 1/4 है, साइन 4x, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए, हमने ऑप्शन पर ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि e रेज़ टू द पावर -x है ना, ये तो e रेज़ टू द पावर -x इसमें तो है नहीं, मतलब ये कैंसिल, ये भी नहीं है, ये कैंसिल, ये भी नहीं है, तो ये कैंसिल, करेक्ट आंसर यही, अंदर अगर चेक न भी किया जाए तो। और हमने हालांकि प्रोसेस हमने समझ ली, तो प्रोसेस कहीं पर व्यर्थ नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर एक जैसे अगर e रेज़ टू द पावर -x वाले 2 ऑप्शन भी मिल जाते हमें, तो भी हमारा एग्जैक्ट आंसर c1 और c2 की वैल्यू अगर रखते हैं यहाँ पर, तो ये फर्स्ट वाले से मैच हो रहा है, ठीक है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिग्री एंड ऑर्डर हमें इसका बताना है, कितने बार डिफरेंशिएशन, 0 टाइम और 1 टाइम और 2 टाइम। यहाँ पर हाईएस्ट टाइम कितने बार डिफरेंशिएशन किया पूरी इक्वेशन में, 2 टाइम, ठीक है ना। इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, और ऑर्डर देखेंगे हम यहीं पर 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा, मतलब फाइनल आंसर यही होगा, ठीक है। और डिग्री भी अगर देखी जाए तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसका मतलब यही इसका फाइनल आंसर होगा। कहने का मतलब जितने बार इसका डिफरेंशिएशन उतना उसका ऑर्डर, मतलब हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन जो है वो ऑर्डर होगा, और हाईएस्ट टाइम जिसका ऑर्डर है उसी टर्म की डिग्री देखी जाएगी कि पावर कितनी है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में गिवन है ये, और इज y = इतना, देन p एंड q की वैल्यू क्या होगी, ध्यान देना फिर से और एक बार। हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है, इतनी दी है, इसका मतलब अगर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई जाए तो क्या हो जाएगा, p m + q। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, = 0, ध्यान देना इधर। 2 बार डिफरेंशिएशन तो m² लिखा जाता, 1 बार डिफरेंशिएशन तो m लिखा जाता, और ये हो गया, ठीक है। इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। आपको इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन क्या दिया है, y = c1 e रेज़ टू द पावर -x प्लस c2 e रेज़ टू द पावर -3x। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, आपको ये बोला है कि इसका ये सॉल्यूशन है, तो m p और q की वैल्यू बताइए। विदाउट लॉजिक ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता ना, विदाउट लॉजिक कैसे बनेगा। आपको इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया है, तो अब p और q की वैल्यू बताइए। अब हमें मालूम है कि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। यहाँ से आप क्वेश्चन को उल्टा ले जाइए, भाई ये सॉल्यूशन कब होता है, जब m की वैल्यू क्या होती है, -1 और -3 होती है, सही है कि नहीं है। जब m की वैल्यू इतनी होगी तब तो सॉल्यूशन इतना होगा, ठीक है। इसका मतलब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, m+1 और m+3 और = 0। उल्टा ले जा रहे हैं हम क्वेश्चन को। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, m² + 4m है ना, और +3 और = 0। आपके पास में इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी आई है,
और सॉल्यूशन के हिसाब से ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी आई है, ये आई है। तो इसका मतलब P के जगह कौन है 4 है और Q के जगह कौन है 3 है। इसका मतलब P की वैल्यू 4 और Q की वैल्यू 3, करेक्ट आंसर ये होगा। मतलब क्वेश्चन को सॉल्यूशन से हमें क्या करना है, उल्टा ले जाना है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ही आई और सॉल्यूशन से क्वेश्चन से ऑक्सिलरी इक्वेशन ही आई थी। दोनों को कंपेयर किया तो P और Q की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, d2y बाय dx2 प्लस p dy बाय dx प्लस q प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसका इनमें से क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में सोचना है। भाई ये बात बताइए मुझे कि ये जो है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे पास में रूट्स क्या क्या आ सकते हैं। एम इज इक्वल टू हो सकता है कि अल्फ़ा बीटा आए, कैसे आए, रियल रूट आए। एम इज इक्वल टू हो सकता है कि अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, इस टाइप से 2 ही रूट आएंगे। ये तो क्लियर है ना बात, 2 रूट आएंगे क्योंकि डबल ऑर्डर है, जितना ऑर्डर उतने रूट्स, तो 2 ही रूट्स आने वाले हैं। एम इज इक्वल टू हो सकता है कि अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा आएगा, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता सॉल्यूशन इनमें से, क्यों, जब ऐसे रूट्स आते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो उस टाइम में क्या आता है आपके पास में आंसर में साइन और कास आता है ना। तो इसका मतलब आपके किसी भी आंसर में साइन और कास नहीं दिखाई दे रहा। जब ऐसे रूट्स आते हैं, बस लॉजिकल क्वेश्चन है ये, वैसे आप मेहनत करते रहो तो पता ही नहीं चलेगा कि किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में इस क्वेश्चन को ले जाना है। ध्यान देना इधर, इस केस में आंसर क्या हो सकता है, ई इज इक्वल टू C1 ई रेस टू दी पावर अल्फा एक्स प्लस C2 ई रेस टू दी पावर बीटा एक्स, ऐसा आएगा ना। 2 टर्म में आएगा आंसर, 2 टर्म में आंसर आएगा। इसका मतलब ऐसा भी कहीं पर आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, 2 टर्म में तो कहीं पर भी आंसर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। हो सकता है कि दोनों रूट्स कैसे हो, एक जैसे हो, तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 एक्स और ई रेस टू दी पावर अल्फा एक्स। हाँ ये जरूर है सिंगल टर्म में आंसर, ये सिंगल टर्म ही तो है ये, इसको अगर एक सिंगल टर्म माना जाए तो मल्टीप्लिकेशन में यही है। अब यहाँ पर ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब किससे मैच हो रहा, तो ई रेस टू दी पावर तो सभी जगह है भाई, ये भी हो सकता है, 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 कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर x की पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 है, तो यहाँ पर x की पावर 3 तो हो ही नहीं सकती, हो सकती क्या, x की पावर कितनी है, डबल ऑर्डर है, तो x की पावर 1 ही होगी ज़्यादा से ज़्यादा, 2 भी नहीं हो सकती है ना, 0 भी नहीं हो सकती। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, x की पावर क्या होगी, 1 होगी। कहने का मतलब मैं अगर C1 की वैल्यू 0 रख दूँ और C2 की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये वाला आंसर मैच हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था और लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसकी डायरेक्ट मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहा हूँ, -5am और +6 इज इक्वल टू 0। देखिए m स्क्वायर -2m -3m और +6 इज इक्वल टू 0, m कॉमन निकलेगा तो m -2 और -3 कॉमन निकलेगा तो m -2 इज इक्वल टू 0 और m -2 और m -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और 3 हो जाएगी। इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती है भाई, यहाँ तो हम समझ रहे हैं, तो इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए आपके, क्वेश्चन देख के ही आप इसके रूट्स बता सके। भाई माइनस है तो -2 और -3 में ब्रेक होगा, कॉमन हो गया निकल गया, इतना आएगा। हालांकि इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। क्या C1 ई रेस टू द पावर 2x प्लस C2 ई रेस टू द पावर 3x, ये नहीं है, माइनस दिया हुआ है इसमें, ये भी नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। डी में भी ये माइनस दिया, ये भी नहीं है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत बढ़िया एक वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है ना, देखना है कि क्या इसका आंसर होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और स्फेरिकल नेप्थलिन बॉल exposed to the atmosphere last volume at the rate of proportional to its instantaneous surface area due to evaporation if the initial diameter of the ball is 2 cm and the diameter reduce 1 cm after 3 months,
द बॉल कंप्लीटली इवेपोरेट इन 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ और इनफाइनाइट टाइम, क्या होगा? पहली बात तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम कि क्या बोलना चाह रहा। एक नेप्थल बॉल है और वो कैसी स्फेरिकल है, ठीक है। अब वो जो स्फेरिकल बॉल है ना, उसका वो धीरे धीरे क्या होती है, रिड्यूस होती है सम टाइम के हिसाब से। आपने देखा भी हुआ नेप्थलिन बॉल जो होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे वो घुलते रहती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, उसका डायमीटर रिड्यूस होगा, डायमीटर रिड्यूस होगा टाइम के साथ में, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खत्म भी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर और एक बार देखेंगे, अ स्फेरिकल नेप्थलिन बॉल एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर लास्ट वॉल्यूम एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंट सरफेस एरिया ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक है। देखिए इसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है वो क्या हो रहा, इवेपोरेट हो रहा, और किसके रिस्पेक्ट, उसके टाइम के रिस्पेक्ट। बट टाइम जैसा जैसा टाइम चेंज होते जा रहा वैसे वैसे क्या हो रहा, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा। लेकिन क्या हो रहा, वॉल्यूम कैसे हो रहा, रिड्यूस हो रहा, और प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस, प्रोपोर्शनल बोला है मतलब किसी न किसी कांस्टेंट के मल्टीपल में रहेगा। फिर से और एक बार भाई, वॉल्यूम में क्या हो रहा, वॉल्यूम में क्या हो रहा, चेंज आ रहा, किसके रिस्पेक्ट, टाइम की रिस्पेक्ट। और इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जो उसका जो सरफेस है ना, सरफेस के प्रोपोर्शनल है मतलब के मल्टीप्लिकेशन में है ना, के क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। लेकिन ये क्या वॉल्यूम क्या हो रहा कि रिड्यूस हो रहा, रिड्यूस के कारण हम क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम में रेट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कैसा हो रहा, रिड्यूस हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। क्लियर। अच्छा, आप देखेंगे कि यहाँ पर v इक्वल टू कितना है, वॉल्यूम कितना होता है, इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा। यदि मान लिया जाए कि जो स्फेरिकल बॉल है उसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर, 4/5 क्यूब होगा, और सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फेयर का ना, तो बॉल भी स्फेरिकल है तो इतना हो जाएगा। यदि हम v का आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दे या टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दे तो क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर का करेंगे तो 3r² और इंटू dr/dt। ये बात समझ में आई क्या, देखना हमने v का टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो dv/dt, यहाँ पर r का करेंगे तो 3r हो जाएगा, 3r², और r क्या है, खुद t का फंक्शन है तो dr/dt लिखेंगे। ये सारी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। देखिए dv/dt की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो 4/3 पाई, और 3 से 3 कैंसिल कर देता हूँ ना मैं, तो 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/4 पाई r², ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, और dr/dt और इज इक्वल टू माइनस के, और s की वैल्यू कितनी है, 4 पाई r², और आप देखेंगे कि 4 पाई r² से 4 पाई r² कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा dr/dt और इज इक्वल टू माइनस के, इतना आ गया। अब वेरिएबल को सेपरेट कर देते और इसका इंटीग्रेशन कर देते तो क्या हो जाएगा, dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के dt, और ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन अगर किया जाए तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी और प्लस सी, और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई क्या है। फिर से एक बार शॉर्ट में आपको बोला है कि जो वॉल्यूम होता है उसके स्फेरिकल बॉल है नेप्थलिन की, तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, घुल रही है, लॉस हो रहा है उसका वॉल्यूम। तो किसके रिस्पेक्ट हो रहा, टाइम के रिस्पेक्ट। तो कितना हो रहा, इसके रेट में जो चेंज आ रहा है वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल हो रहा, तो लॉस हो रहा है इसलिए माइनस लगा देंगे, प्रोपोर्शनल हो रहा है इसलिए के लगा देंगे। वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है, एस का फार्मूला ये होता है, लिखे हुई है, दोनों की वैल्यू रख दी हमने, वी का टी की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों की यहाँ पर वैल्यू रख दी, और इससे कैंसिल हो गया और इतना आ गया, वेरिएबल सेपरेट किया और आर की वैल्यू यहाँ पर निकल आई, ठीक है। ठीक, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हम। एटमॉस्फेयर लॉसेस वॉल्यूम एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द इट्स सरफेस, ये वाला यहाँ तक हो गया। इफ द इनिशियल डायमीटर ऑफ द बॉल इज 2 सेंटीमीटर, डायमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डायमीटर कितना है, 2 है, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कब, इनिशियल मतलब टाइम इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई। जब टाइम की वैल्यू टी की वैल्यू 0 है तब इसका रेडियस कितना हो जाता है, 1 सेंटीमीटर हो जाता है। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस
ये जीरो हो जाएगा, टी की वैल्यू रखेंगे तो, और प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास में 1 आ गई, और सी की वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में रखते हैं, सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 में रखते हैं तो r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 1 इतना आ गया, इसको इक्वेशन में सेकंड दे रहा हूँ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक तो हो गया। रिड्यूस एंड डायामीटर रिड्यूस 1 सेंटीमीटर आफ्टर 3 मंथ। देखिए डायामीटर 1 सेंटीमीटर, तो डायामीटर इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और t इज इक्वल टू कितना, 3 मंथ की बात की है, तब इतना हो जाएगा। तो क्या होएगा, r की वैल्यू 0.5 इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस 1 के टी, टी की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस 1। ठीक है, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, के 3k इज इक्वल टू 0.5, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको k की वैल्यू भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो r इज इक्वल टू -1/6t और प्लस 1 इतना आ गया। ठीक, अब आगे क्या बोला है, दी बाल इज कंप्लीटली इवेपोरेटेड इन, कितने मंथ में इवेपोरेटेड होगी, ये यहाँ पर हमें बोला है। कहने का मतलब जो रेडियस होगी वो 0 कितने महीने में होगी, तो टी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। आर की वैल्यू 0 रख दीजिए आप इसमें, इज इक्वल टू -1/6 टी प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, t/6 इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो 6 मंथ में क्या हो जाएगी, ये पूरी इवेपोरेटेड हो जाएगी, मतलब पूरी बॉल क्या हो जाएगी, यहाँ खत्म हो जाएगी। क्लियर, फिर से और एक बार बिल्कुल शार्ट में, ये आपके पास में कंडीशन दी हुई है, हमने v और dv/dt की और s की वैल्यू यहाँ पर रख दी, सिंप्लीफाई किया इतना आ गया, इसका वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन किया इतना आ गया। इनिशियल बोला है डायमीटर 2 होगा, मतलब रेडियस 1 और टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम, इसलिए t इज इक्वल टू 0, दोनों इनिशियल मतलब जब स्टार्ट ही नहीं हुआ तब की बात हो रही है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 दोनों की वैल्यू रखी तो c की वैल्यू निकल गई, c की वैल्यू यहाँ रखी तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन इतनी आ गई। जब डायमीटर 1 हो जाता है यानी कि रेडियस 0.5 हो जाता है 3 महीने में, दोनों की वैल्यू रखेंगे तो k की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, k की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फाइनली ये आ गई है। अब हमें ये देखना है कि जब रेडियस 0 हो जाती है तब t कितना होगा, तो r की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, इसका मतलब 6 मंथ। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्या है, dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू e⁻⁻x²। क्वेश्चन को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैसा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसका मतलब ऐसे केस में IF निकाला जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻x²। सही है क्या, x² डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल, इतना हो गया। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू e⁻x² इज इक्वल टू इंटू q इंटू e⁻x² IF क्या है, e⁻x²। भाई ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर पूरी मेथड बताऊँ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। पहली बात तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ये ऐसा dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। यहाँ y तो यहाँ y, यहाँ x है तो p और q x का फंक्शन, यहाँ y तो यहाँ y, यहाँ x तो ये x का फंक्शन है ना। जब भी ऐसा होता है तो IF निकाला जाता है, और IF होता है e⁻p⁻dx, और फिर सॉल्यूशन होता है y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF और dx और प्लस c। बस यही वाला काम हमने यहाँ पर किया है। इससे तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा dx, तो ये x प्लस c, x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x और y e⁻x²। ऐसा कोई आंसर अगर होगा तो देख लेते हैं हम, y इज इक्वल टू x प्लस c और e⁻⁻x², है ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
और ऊपर लिखेंगे, है क्या ऐसा? कुछ कंडीशन भी तो दी है, लेकिन x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। देखिए y की वैल्यू 1 जब x की वैल्यू 0, तो 0 प्लस c और e रेस टू दी पावर 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? c की वैल्यू 1 आ जाएगी। c की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आ गया ना, ये कंडीशन रखी तब y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 0 हमने इसमें रखी, तो c की वैल्यू निकल आई। तो देखिए ऐसा है क्या कहीं पर 1 प्लस एक्स ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर ही है, यहाँ पर माइनस है ये भी नहीं होगा, माइनस है ये भी नहीं होगा, और ये प्लस है ये भी नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।